नमस्कार। इस वीडियो में हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण या पर्यटन के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक शिक्षण में प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को अधिक स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। विद्यालय एक सीमित स्थान होता है। यहाँ बालकों के सीखने की संभावनाएं भी सीमित रहती हैं। पर्यटन के द्वारा बालकों को स्वयं प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त करने के सुअवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण, बौद्धिक शक्तियों के विकास करने में सहायता मिलती है। क्षेत्रीय भ्रमण में छात्रों को विद्यालय प्रांगण से बाहर आकर सामाजिक और प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक वातावरण में बहुत सी वस्तुओं, क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के अवसर मिलते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण एवं पर्यटन से तात्पर्य उन स्थानों पर घूमना और अध्ययन करना है जहां वैज्ञानिक तथ्यों, घटनाओं और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण और अध्ययन संभव है। इस प्रकार के स्थानों में जंगल, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, पर्यटन स्थल, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित स्थल भी हो सकते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। क्षेत्रीय पर्यटन प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में रुचि विकसित करता है। क्षेत्रीय पर्यटन छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। क्षेत्रीय पर्यटन अपने आसपास के वातावरण में दिखाई देने वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है। क्षेत्रीय पर्यटन द्वारा वैज्ञानिक धारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय पर्यटन द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति और अभिरुचि का विकास करने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय पर्यटन विधि द्वारा वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। क्षेत्रीय पर्यटन विधि या भ्रमण विधि द्वारा छात्रों में सामान्य विज्ञान और दैनिक जीवन में व्यवहारिक महत्व के प्रति सजगता उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय पर्यटन द्वारा छात्रों में सहयोग और सौहार्द की भावना का विकास करने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय पर्यटन द्वारा छात्रों को फूल, पत्ती, जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, विभिन्न प्रकार के पत्थर, खनिजों को एकत्रित करना आदि प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन विधि के आयोजन से पूर्व जिन तथ्यों का, जिन बातों का ध्यान रखना होता है वो इस प्रकार से हैं। इसके जो सोपान हैं क्षेत्रीय पर्यटन विधि के, उन सोपानों में प्रमुख रूप से पहला बिंदु होता है पर्यटन स्थल का चुनाव। पूर्ण रूप से पर्यटन तभी सफल हो सकता है जबकि शिक्षक भौगोलिक, सामाजिक और औद्योगिक वातावरण से संबंधित प्रकरण का चयन करके उपयुक्त स्थान का चुनाव करे। पर्यटन की तैयारी के लिए सबसे पहला कार्य स्थल का चुनाव करना होता है। पर्यटन स्थल का चुनाव करते समय इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो पर्यटन स्थल है उसका निर्धारण करने से पूर्व जिन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो इस प्रकार से हैं। पर्यटन स्थल का चुनाव बालकों की आयु, मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जिस आयु वर्ग का बालक है, जिस कक्षा का बालक है, उनकी आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप ही स्थल का चुनाव होना चाहिए। उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पर्यटन स्थल का चुनाव करना चाहिए। यदि छात्रों को
समाज के लिए उसकी उपयोगिता या महत्व का अध्ययन करना है तो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ, विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों का चुनाव किया जा सकता है। धन की उपलब्धता के अनुसार पर्यटन स्थल दूर या पास होना चाहिए। हमारी वित्तीय व्यवस्था के अनुसार पर्यटन स्थल की दूरी तय होनी चाहिए। यदि हमारी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ है, हमारी खर्च सीमा काफ़ी अच्छी है, तो पर्यटन स्थल की दूरी काफ़ी हो सकती है, अधिक हो सकती है। यदि हमारी खर्च सीमा सीमित है तो पर्यटन स्थल जो है वो नज़दीकी क्षेत्र में निर्धारित करना चाहिए। पर्यटन स्थल से विद्यालय की दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कम दूरी और माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए अधिक दूरी के स्थान का चुनाव किया जा सकता है। आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पर्यटन स्थल जो है वो बहुत अधिक दूरी उसकी नहीं होनी चाहिए, और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनकी आयु वर्ग काफ़ी अच्छी होती है और वो सक्षम होते हैं हर दृष्टि से, तो उनका जो पर्यटन स्थल की जो दूरी है वो अधिक हो सकती है। अगला जो सोपान है वो है पर्यटन की पूर्व तैयारी। स्थान के चुनाव के बाद इसकी पूर्व तैयारी की जाती है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थान निर्धारण होने के बाद में, स्थान का चयन करने के बाद में पर्यटन की तैयारी करनी चाहिए। उस तैयारी में ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार से हैं। सबसे पहला बिंदु है अधिकारियों से भ्रमण की तिथि की अनुमति लेना। स्थल का चुनाव हो गया, तिथि का निर्धारण हो गया, तो सर्वप्रथम पर्यटन स्थल जहाँ जाना है वहाँ के अधिकारियों से उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। कई पर्यटन स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर भ्रमण के लिए निर्धारित जो है टिकट की व्यवस्था करनी होती है, अनुमति लेनी होती है। यदि पर्यटन स्थल थोड़ा दूर है तो विभागीय अनुमति भी लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जहाँ से जिन विभागों से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है उन विभागों से अनुमति ली जानी चाहिए। छात्रों को अभिभावकों से उनकी अनुमति लेना। अभिभावक अपने बालकों को, अपने बच्चों को अपनी स्वेच्छा से भ्रमण करने के लिए, पर्यटन स्थल पर भेजने के लिए राजी हैं, तो इसकी परमिशन भी लेनी चाहिए लिखित में। बच्चों को अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से लिखित में पर्यटन पर जाने की अनुमति लेनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के रहने, खाने पीने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना। संयोजनकर्ता, संगठनकर्ता का दायित्व है कि विद्यार्थी की आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाने पीने और अन्य संसाधनों की व्यवस्था वो पर्यटन पर जाने से पूर्व निर्धारित कर ले और वो समस्त व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से संपूर्ण कर ले। आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना। पर्यटन स्थल पर जिस प्रकार के उचित साधन की या वाहन की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्णतया पहले से ही व्यवस्था की जानी चाहिए, पूर्व निर्धारित होना चाहिए। छात्रों को आवश्यक सामग्री के निर्देश देना। विद्यार्थियों को पर्यटन स्थल पर ले जाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन ज़रूरी चीज़ों के संबंध में संगठनकर्ता को, आयोजनकर्ता को पहले से निर्देश देने चाहिए। जैसे कि पानी की बोतल है, एक छोटा बैग है, यदि भोजन ले जाना है तो भोजन की व्यवस्था है, डायरी है, पेन है, इस प्रकार की और भी कुछ आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं। उन समस्त चीज़ों के बारे में, उन समस्त जो आवश्यक सामग्री के बारे में विद्यार्थियों को निर्देश दे देना चाहिए। विभिन्न कार्यों के लिए छात्रों से अलग अलग समूह बनाना। पर्यटन पर जाने से पूर्व व्यवस्थाओं की देखरेख हेतु
समस्त जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाता है और विभाजन के लिए कुछ समूह बनाए दिए जाते हैं, जैसे कि भोजन और नाश्ता समिति जो केवल भोजन और नाश्ता संबंधी कार्य देखेगी। पर्यटन पर जाने वाले समस्त विद्यार्थियों की भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की जिम्मेदारी इस समिति के पास होगी। उसका उत्तरदायित्व होगा समस्त विद्यार्थियों को, समस्त स्टाफ को समय पर नाश्ता और समय पर भोजन की व्यवस्था करना और प्रत्येक का ध्यान रखना। ये सब जिम्मेदारी भोजन और नाश्ता समिति की होगी। शैक्षिक समिति, इस समिति में योग्य अध्यापक तथा कुछ छात्रों को शामिल करते हुए ये समिति बनाई जाएगी, जो शैक्षिक दृष्टि से उस स्थान की महत्ता के संबंध में निर्देशित करेगी और अपनी डायरियों में विद्यार्थियों को उसके संबंध में लिखने को प्रेरित करेगी। व्यवस्था संबंधी, इस समस्त जो पर्यटन का संगठन है उस समस्त जिम्मेदारी का निर्वहन व्यवस्था समिति करेगी, जिसमें समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी इस व्यवस्था समिति की रहेगी। परिवहन समिति आवागमन के साधन और समय निर्धारण तथा प्रस्थान और आगमन से संबंधित समस्त जिम्मेदारी परिवहन समिति की रहेगी। रास्ते की समस्त जिम्मेदारी, रास्ते की समस्त व्यवस्थाएं इस परिवहन समिति की रहेगी। मनोरंजन समिति, इस समिति का दायित्व होगा कि पर्यटन पर जाने वाले बालकों को मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। तो इस तरह उसमें कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि गीत संगीत हो सकता है, प्रतियोगिता हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, आपके अंताक्षरी हो सकती है, गीत संगीत भी हो सकता है। समय और व्यवस्था के अनुसार इस समस्त मनोरंजन कार्य की व्यवस्था मनोरंजन समिति के पास। इस प्रकार से विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से समितियों का गठन होगा और ये समितियां अपने कार्यों का निष्पादन पूरी तरह से तत्परता और ईमानदारी से करने का प्रयास करेगी। पर्यटन का क्रियान्वयन, ये सब व्यवस्थाएं होने के बाद में, स्थान का चयन होने के बाद में और पर्यटन की पूर्व तैयारी करने के बाद में पर्यटन का क्रियान्वयन, इसमें शिक्षक और छात्र पूर्व निर्धारित स्थान पर इकट्ठे होकर अपने द्वारा निर्धारित साधन द्वारा गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। ये पहले से ही सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यटन पर जाने के लिए जो वाहन की व्यवस्था है वो किस स्थान से होगी। तो निर्धारित समय पर समस्त विद्यार्थी और जो पर्यटन पर जाने वाले स्टाफ मेंबर्स हैं वो निर्धारित समय पर गंतव्य की ओर जाने वाले वाहन पर पहुंचेंगे और वहां से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी छात्र अपना अपना कार्य करते हैं और शिक्षक उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। जिन जिन समितियों को जो जो जिम्मेदारी दी गई है, समस्त समितियां अपने अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण तरह निर्वहन करेंगी और इस पर्यटन स्थल को, इस पर्यटन को एक तरह से प्रोत्साहित करते हुए या ये कहें कि इसको प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगी। पर्यटन से प्राप्त सामग्री, इसमें भ्रमण के स्थानों की जानकारी के अनुसार विवेचन किया जाता है। भ्रमण के विभिन्न पक्षों पर निबंध लिखे जाते हैं। सामग्री निर्माण प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है। भ्रमण स्थल से प्राप्त सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। पर्यटन से प्राप्त जानकारी पर छात्रों के मध्य प्रतियोगिता संपन्न कराई जा सकती है। पर्यटन के दौरान जो स्रोत इकट्ठे होते हैं पर्यटन से संबंधित, अपनी शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित और पर्यटन क्षेत्र पर जो भी स्रोत प्राप्त होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा होने के बाद में उन पर विचार विमर्श किया जाता है। उस पर वाद विवाद भी आयोजित किया जा सकता है और प्राप्त निष्कर्षों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इसमें भ्रमण के अनुभव, कमियों तथा सुझाव आदि रखे जाते हैं तथा इन पर विस्तृत चर्चा की जाती है।
जब भ्रमण संपन्न हो जाता है तो भ्रमण के बाद इस भ्रमण का, पर्यटन का मूल्यांकन किया जाता है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भ्रमण का या पर्यटन का जो आयोजन किया गया है, उन उद्देश्यों की कहाँ तक प्राप्ति हुई है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। प्राप्त निष्कर्षों पर विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है। उसके बाद में रिपोर्ट लिखना। इस समस्त निष्कर्ष का उल्लेख बाकायदा सभी विद्यार्थी जो इस भ्रमण में सम्मिलित हैं, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी नोटबुक में इसके रूप, एक कहानी के रूप में, एक निबंध के रूप में एक लेख लिखते हैं और उसका संपूर्ण उल्लेख करते हैं कि इस भ्रमण में ये व्यवस्थाएं रही, सकारात्मक पक्ष ये रहे, कुछ कमियां रही हैं तो वो ये कमियां हैं और इन कमियों को इस प्रकार से दूर किया जा सकता था। तो इस प्रकार से समस्त जो रिपोर्ट है उसका उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने स्वेच्छा से इस रिपोर्ट को अपनी अपनी डायरियों में लिखते हैं। इस प्रकार से पर्यटन का संयोजन किया जाता है और सफलतापूर्वक इसका आयोजन करते हुए इसको संपन्न किया जाता है। इस पर्यटन के शैक्षिक दृष्टि से कुछ लाभ हैं, वो इस प्रकार से हैं। भ्रमण छात्र, शिक्षक और छात्र छात्रा के मध्य औपचारिकतापूर्ण संबंधों को समाप्त कर देते हैं। इसमें सभी एक दूसरे को समझने लगते हैं। विद्यार्थी जो है भ्रमण में पूरी तरह से जो बंधन मुक्त हो जाता है, अध्यापकों का निर्देशन होता है और जो गैप होता है वो इसमें समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी पूरी तरह से इसको रोचक तरीके से एक सीखने का जो माध्यम है वो इसको मानकर और ज्ञानार्जन करते हैं। भ्रमण से बालकों में वैज्ञानिक अभिरुचि व अभिरुचि का विकास होता है, क्योंकि इसमें ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। भ्रमण विधि में जो सीखनी होती हैं, जो सिखानी होती है, उन तथ्यों को विद्यार्थी अपनी आँखों से देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, इसलिए ये प्रभावी है। पर्यटन से छात्रों को पढ़ाई नीरस नहीं लगती, वे अपना दैनिक पाठ्यक्रम पूरा करने में पुनः रुचि ले लेते हैं। यानी कि इस विधि से विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव करने से जो माध्यम है, जो सीखने का माध्यम है, वो रुचिकर हो जाता है और विद्यार्थी इसमें रुचि से सीखने में आनंद की अनुभूति करते हैं। विभिन्न स्थानों के पर्यटन से छात्रों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है जो कक्षा शिक्षण द्वारा संभव नहीं है। बहुत से प्रकरण ऐसे होते हैं, विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रकरण ऐसे होते हैं जो इस विधि द्वारा बहुत ही प्रभावी ढंग से उनको सिखाया जा सकता है, अन्य विधियों के बजाय। पर्यटन विभिन्न प्रकार के छात्रों को उनके स्तर के आधार पर पहचान सकता है। विभिन्न प्रकार के छात्रों को उनके स्तर के आधार पर इस विधि द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। समिति के कार्यों द्वारा, समिति में छात्रों की भूमिका द्वारा, पर्यटन स्थल पर उनके व्यवहार द्वारा, उनकी गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों को पहचानने में भी शिक्षक को बहुत अधिक मदद मिलती है। जो क्षेत्रीय भ्रमण विधि है या पर्यटन विधि है, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जहां बहुत सारे इसके लाभ हैं, उसी के समांतर इनकी कुछ कमियां भी हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं। वो इस प्रकार से हैं। इससे कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि भ्रमण पर जाने के कई दिनों बाद तक विद्यार्थी जो है केवल भ्रमण की परिचर्चा में ही लगा रहता है, उसके अन्वेषण में ही लगा रहता है और कक्षा शिक्षण में वो कई दिनों तक उसका मन नहीं लगता है, वो भाग लेने से कतराता है। इस विधि में दुर्घटना का अधिक डर रहता है। यह विधि जो है, क्योंकि ये विद्यालय के बाहर की विधि है, इसमें बाहर जाना पड़ता है, तो इस विधि में कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। जैसे वाहन संबंधी दुर्घटना, जैसे यदि आप किसी नदी क्षेत्र में जा रहे हैं तो पानी संबंधी दुर्घटना, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं इसमें होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। गरीब निर्धन छात्र भ्रमण पर भाग लेने में असमर्थ होते हैं, अतः वे इसका लाभ लेने से कतराते हैं। भ्रमण यदि बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है तो इसमें समय और
धन ज़्यादा खर्च होता है। बहुत से जो विद्यार्थी गरीब तबके के होते हैं वो इसमें भाग लेने से कतराते हैं, वो इसके भार को वहन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वो इसमें भाग लेने से कतराते हैं। इस विधि में समय और धन दोनों ही अधिक खर्च होता है, क्योंकि यह विधि विद्यालय से बाहर आयोजित की जाती है। इस प्रकार से इसमें कुछ कमियां भी हैं इस विधि की। भ्रमण विधि में या पर्यटन विधि में शिक्षक के कुछ अलग से उत्तरदायित्व हैं, वो इस प्रकार से हैं। शिक्षक को छात्रों की निगरानी रखनी चाहिए। नदी, झील, कारखाने, बिजली आदि स्थानों पर सावधान रहने के निर्देश देते रहने चाहिए। भ्रमण पर विद्यार्थी और जो शिक्षक हैं वो विद्यालय से बाहर जाते हैं तो उनको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र जो हैं, दुर्घटना संभावित जो पॉइंट जो हैं वहाँ पर उनको बहुत सजग रहना पड़ता है। आवश्यक निर्देश विद्यार्थियों को समय समय पर देते रहना चाहिए। पूर्व से तैयार कार्यक्रम के अनुसार ही भ्रमण कार्य आयोजित किया जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण कार्य के बाद छात्रों का मनोरंजन भी करना चाहिए। भ्रमण में विद्यार्थी यात्रा में जब ऊब जाता है, उससे परेशान हो जाता है, तो उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी चाहिए ताकि वो थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश महसूस करें। भ्रमण से लौटते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि सभी छात्र तथा ले जाई गई समस्त सामग्री वापस लौट गई है। पर्यटन के समय नोट की गई सूचनाएं सुरक्षित रखनी चाहिए, जिससे कि ये भविष्य में काम आ सके। और पर्यटन से लौटने के बाद सभी छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए कि वो सुव्यवस्थित तरीके से अपने घर पहुंच गए या नहीं। इस प्रकार की सूचनाएं शिक्षकों के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इस प्रकार से पर्यटन विधि या भ्रमण विधि जो है शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ऐतिहासिक विषय वस्तु के लिए तो इसकी उपयोगिता और भी अधिक होती है। धन्यवाद।